नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नदियों की जो बेहद खास सीरीज मैंने स्टार्ट किया था गंगा नदी तंत्र से, उसके आगे चलते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि भारत में नदियों से सवाल किसी भी तरीके के जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल पीसीएस की बात करें, या यूपी ट्रिपल की बात करें, या शिक्षक भर्तियों की बात करें, या राज्य के किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए, सभी स्टेट्स में नदियों से सवाल बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि नदियों को लेकर के सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं। उनका तरीका हमेशा चेंज होता रहता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता रहता है। यहाँ पे जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक है, इस पर हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग सा टॉपिक है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग का आपने नाम सुना होगा, और हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड का पंचप्रयाग और पंचप्रयाग से जुड़े 5 नदियों का स्थल, जहाँ पे कैसे कैसे नदियाँ आकर के पंचप्रयाग में जुड़ती जाती हैं, किस प्रकार से गंगा नाम पड़ता है, और फिर गंगा सीरीज जो मैंने आगे कंटिन्यू किया था। तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको और भी बेहतर समझ में आएगा जब आप हमारे अगले यानी कि गंगा रिवर के सिस्टम को, जो मैंने वीडियो में पहले ही डाला हुआ है, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि और भी अच्छे से क्लियरेंस हो सके। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग चर्चा करेंगे पंचप्रयाग के बारे में, उत्तराखंड के, और पंचप्रयाग के साथ साथ उत्तराखंड के बड़े प्रमुख जो है 4 प्रमुख धाम हैं, जिनका नाम है 4 धाम। हम सभी जानते हैं इन 4 धामों के बारे में कि 4 धाम और पंचप्रयाग का आपस में कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है। भारत की जब भी नदियों की चर्चा की जाती है तो उत्तराखंड की ये नदियाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिमालय का क्षेत्र है और इस हिमालयी क्षेत्र से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो 4 धाम और पंचप्रयाग में क्या रिलेशन है, क्या संबंध में, कैसे नदियाँ आकर के पंचप्रयाग में अलग अलग जगहों से प्रवाहित होते हुए आकर के संगम बनाती हैं, संगम करती हैं, इनका संबंध ही हम आज इस पूरे टॉपिक पे देखने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि इनका प्रयोग या इनका संबंध भारत के किसी भी एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल देर ना करते हुए चलिए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक समझा दूँ, क्योंकि 2 बातों का जिक्र करना है और दोनों ही बातों में, एक पंचप्रयाग है, दूसरा 4 धाम है। तो जैसा कि मेरा नाम आप सभी जान रहे हो कि मेरा नाम विनय है, तो विनय अपने ही नाम से मैंने ट्रिक बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा कि पंचप्रयाग कौन कौन है। तो यहाँ पे पहला ट्रिक है विनय करुदेव। विनय करुदेव में ही पूरा पंचप्रयाग समाहित हो रहा है इस ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं। विनय में वी से है विष्णुप्रयाग, न से है नंदप्रयाग, य का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, करु है तो क से कर्णप्रयाग, और रू से है रुद्रप्रयाग, और आखिरी में है देव, तो देव से है देवप्रयाग। तो है ना बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विनय करुदेव, यानी कि विनय जो है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पंचप्रयाग एक देव स्थल है, देवतुल्य जगह है, और इस प्रकार से विनय जो है इन देव स्थलों से जो है प्रार्थना कर रहा है, और इस प्रार्थना के माध्यम से हम पंचप्रयागों को आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। दोस्तों साथ में डायरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका दिशा क्या है। तो इन 5 ही प्रयागों का दिशा है पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए, इधर आपकी दिशा है पूर्व और इधर आपकी दिशा है पश्चिम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ। सही तरीके से देखा जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ दिशा में ये पंचप्रयाग हैं। साथ पे 4 धाम की हम बात करने जा रहे हैं। तो चारों धामों को लेकर के भी मैंने यहाँ पे कोशिश करी है एक छोटा सा ट्रिक देने की, ताकि आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे है यम, गंगा के द्वार बैठेंगे। यम मतलब हम सभी जानते हैं कि यमराज को डिनोट कर रहा है। तो गंगा एक भारत की बहुत ही पवित्र नदी है, और कहीं न कहीं इसमें स्नान करने से ही सारे पापों का नाश होता रहा है, पूरी दुनिया में विख्यात रही है। तो यहाँ से हम इस माध्यम से इस ट्रिक को समझ पा रहे हैं। यम से यमुनोत्री हो गया, गंगा से गंगोत्री, के द्वार का मतलब हो गया केदारनाथ, और बैठेंगे का मतलब हो गया बद्रीनाथ। यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये हो गया उत्तराखंड के 4 धाम। ठीक, अब आपके सामने मैंने पूरा का पूरा फिगर बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप इस बात को समझ पाएंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई देरी ना हो और आसानी से ये आपके लिए प्रस्तुत है। इन
चारों धामों के डायरेक्शन देखा जाए, दिशा देखा जाए, तो इनकी दिशा है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी कि इधर पश्चिम और इधर है पूर्व की दिशा में। तो आप देखिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों ही धाम हैं। यमुनोत्री से अगर नदी की बात करें तो यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है ये यमुना रिवर निकलती है। तो दोस्तों आप इस बात को समझिएगा कि इन चारों ही धामों में 2 ग्लेशियर हैं। ओके, यमुनोत्री भी और गंगोत्री दोनों ही ग्लेशियर हैं, और दोनों ही 4 धाम के हिस्से भी हैं। तो यमुनोत्री से यमुना रिवर, गंगोत्री से गंगा रिवर, केदारनाथ के पास से निकल के आ रही है मंदाकिनी रिवर, और यहाँ पे जो बद्रीनाथ है जहाँ से इन पूरे पंचप्रयाग को आपको समझने में आसानी होगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ हिमानी या हिमनद, और इस सतोपथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा रिवर। तो दोस्तों अलकनंदा रिवर को अगर आप समझ पाते हैं तो पूरे पंचप्रयाग आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये पूरी रिवर जो है, एक रिवर है अलकनंदा नदी, और 5 ही नदियाँ अलग अलग जगहों से आकर के अलकनंदा में मिलती जाती हैं और पंचप्रयाग का निर्माण होता है। तो चलिए पहले देखते हैं बद्रीनाथ के पास कौन सा ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर, और सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, अलकनंदा नदी। तो पहली जो नदी आ करके पूर्व से आ करके अलकनंदा में मिलती है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा आके मिलती है कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। फिर ये रिवर अलकनंदा आगे बढ़ती है और पूर्व की दिशा से आकर के दूसरी रिवर मिलती है नंदाकिनी। तो देखिए नंद प्रयाग में नंद यानी कि नंदाकिनी नदी, इससे आप आसानी से याद करिएगा। और पूर्व की ही दिशा से एक और भी रिवर आती है, इसका नाम है पिंडार या पिंडर कहते हैं। तो ये नदी आती है और कर्ण प्रयाग में मिलती है। तो देखिए 3 पूर्व की दिशा से आने वाली नदियां हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, और पिंडार कर्ण प्रयाग में मिलती है। इसके बाद ये नदी अलकनंदा आगे बढ़ती है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जगह आता है पंचप्रयाग का रुद्रप्रयाग, और ऊपर से यानी कि केदारनाथ के पास से आने वाली जो रिवर है मंदाकिनी, ये आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। और गंगोत्री ग्लेशियर, क्योंकि ये नाम जो है अपने आप में ही बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि इस ग्लेशियर से भारत की सबसे बड़ी नदी निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे इसका नाम होता है भागीरथी, जो आगे गंगा बनने वाली है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी आ रही है देवप्रयाग में, जो पंचप्रयाग का 5वां प्रयाग है देवप्रयाग, बहुत ही शानदार स्थल है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही धार्मिक स्थल है। इस देवप्रयाग में आकर के मिलती है भागीरथी, और इसके बाद ये नदी जब एक साथ आगे बढ़ती है तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से बन जाती है नदी गंगा। तो मैंने गंगा नदी तंत्र जो इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ज़रूर आप उसको देखिएगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि गंगा का नाम ये बार बार पूछा जाता है कि गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप इस पूरे पंचप्रयाग को समझ पाए होंगे। सवालों की बात करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है, कौन सी नदी आके मिलती है, तो मंदाकिनी नदी आ रही है। पिंडार नदी उत्तराखंड में किस जगह पे पंचप्रयाग में मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में पिंडार आकर के मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। बद्रीनाथ के पास कौन सा ग्लेशियर जहाँ से अलकनंदा निकलती है, तो सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा का स्राव होता है। केदारनाथ के पास से मंदाकिनी का, और गंगोत्री हम सभी जानते हैं कि भागीरथी आती है जो देवप्रयाग में। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस करिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, 2-3 बार देखने की कोशिश करिएगा, और 2-3 बार अगर आप देख करके इस पूरे नोट्स को एक बार अगर अपने साथ अपनी कॉपी पे बना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तमाम तरीके के सवाल किसी भी भारत के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज के बाद से ये पूरा डाउट आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही आकर्षक एक पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करी। आगे के लिए हम लोग बात करेंगे, नदियों के इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं कि आगे हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर भारत के नदियों के बारे में नदियों की सीरीज में आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बहुत ही अनूठा प्रयास कर रहा हूं, और ये प्रयास आप सबको कहीं ना कहीं सफल बनाए, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।